देखिए प्यारे बच्चों, पिछले कई दिनों से जल पे चर्चा हो रही है। विज्ञान में जल हमारे जीवन का एक अभिन्न यौगिक है और जल में पाए जाने वाली अशुद्धियों से आज हम रूबरू होंगे या इनके विषय में जानेंगे कि पीने वाला जल अगर हमारा शुद्ध नहीं है, जिसे हम पेयजल के रूप में जानते हैं, जल क्यों की मात्रा हमारे शरीर में 65 से 70% होती है और आज के परिवेश में हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि जल में जो अलग अलग संदूषण हैं, जैसे भौतिक, रासायनिक, जैविक, विकिरण संबंधी जो दोष होता है, इससे हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। भौतिक संदूषण के विषय में हम जानेंगे, रासायनिक संदूषण के विषय में जानेंगे, जैविक संदूषण और विकिरण संबंधी संदूषण के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम यह जान लें कि हमारे देश में या पूरे ब्रह्मांड में जल की उपलब्धता है कि नहीं। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल एक अमूल्य निधि है, इसके बिना संभव नहीं है। तो आइए पहले हम पूरे ब्रह्मांड में जल की उपलब्धता, हमारे देश में जल की उपलब्धता और साथ में हमारे ग्राम पंचायत तक जल की उपलब्धता कितनी है, इसको हम थोड़ा एक बार अवलोकन करेंगे। यह पृथ्वी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर लगभग केवल जल है। 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूभाग है जिसपे हम सभी प्राणी निवास करते हैं और जितना भी पृथ्वी पर जल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, अनेक संस्थाएं जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों पे काम करती हैं, उनके द्वारा यह बताया गया है कि पृथ्वी का जितना जल है उनमें से 75.2% जल ग्लेशियर और खारे समुद्र के रूप में है। ग्लेशियर और खारे समुद्र के रूप में विद्यमान है। इसमें से 26.2% जल भूसतही जल, भूसतही और भूगर्भ जल के रूप में संचित है। भूगर्भ जल के रूप में संचित है और विश्व स्तर पर पीने योग्य पानी केवल 2.32% पेयजल के रूप में विद्यमान है। पेयजल के रूप में विद्यमान है, जो निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है, संदूषित होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? भौतिक संदूषण, रासायनिक, जैविक, विकिरण संदूषण के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब चर्चा का विषय यह है कि हम किस देश में रहते हैं। भारत देश में आप सभी को पूर्व विदित है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में अब फैला हुआ है, जिसमें कहने के लिए हम सभी यह कह दिया करते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। इसी भारत देश में सन 2015 में मराठवाड़ा और जालौन जैसे स्थानों पर 27.1 करोड़ रुपए खर्च कर
क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात कराई गई। इसका मुख्य कारण यह है कि वन संपदा जो 34.9% होना चाहिए वह घटकर कितना हो गया है, मराठवाड़ा में 1% बढ़ गया है। और अपने राज्य की बात करें तो 19.4% केवल वन संपदा बचा हुआ है, जिसके कारण आज जलवायु अनियमितता की ओर बढ़ती जा रही है। अब बात करेंगे कि भारत में पेयजल की स्थिति क्या है। तो भारत में खासकर हम जिस राज्य में रहते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इस समय है, आप यह जान लीजिए कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्रफल है। पीने योग्य पानी की जब बात करी जाती है तो पूरे भारत में पीने योग्य पानी केवल 0.007% पेयजल भारत में रह गया है। पेयजल भारत में विद्यमान है और इसका मुख्य कारण हमारे द्वारा स्वच्छता के नियमों का पालन न करना, जल स्रोतों का सही रखरखाव न करना, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को सही ढंग से न अपनाने के कारण आज सतही और भूगर्भ जल की स्थिति यह हो गई है कि गर्मी के दिनों में वाटर स्टेटस निरंतर डाउन होता जा रहा है। जैसे पृथ्वी के 4 स्थल होते हैं, A, B, C, D, जो पृथ्वी की परत होती है, जिसमें जैसे A स्तर, A, B, C, D ये कैटेगरी होता है हमारे पृथ्वी में अलग अलग लेयर का, ठीक है। इसमें जब संचरण प्रणाली सही ढंग से न होने के कारण आज पीने योग्य पानी हमारे पृथ्वी पर निरंतर घटता जा रहा है। अब हम बात करेंगे बच्चों खासकर भौतिक संदूषण पे। भौतिक संदूषण क्या है? जैसा कि परिभाषित करते समय आपको बताया गया है कि जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी और अविनाशी यौगिक है। तो भौतिक संदूषण की पहचान क्या है? भौतिक संदूषण का सीधा पहचान है, अगर पानी हम पीते हैं तो किसी प्रकार की अगर गंध आ रही है तो भी हमारा पानी दूषित है या जल दूषित है। इसके साथ साथ यह भी देखने में आता है किसी प्रकार का रंग अगर उसमें है पानी में तो भी हमारा पानी या जल संदूषित है। साथ में यह भी देखते हैं कि अगर पारदर्शी नहीं है, आप किसी कांच के गिलास में जल को लीजिए और उसके आर पार अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम मान के चलिए इसमें किसी न किसी प्रकार का संदूषण है जो इसके भौतिक गुणों को प्रभावित कर रहा है। उसी को भौतिक संदूषण के नाम से आप जान सकते हैं। रासायनिक संदूषण क्या है? रासायनिक संदूषण वह संदूषण होता है जिसमें अनेक प्रकार के लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के तत्व और यौगिक इसमें घुलनशील मात्रा में मिले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसे पृथक किया जा सकता है, कुछ ऐसे हैं जिसे पृथक या फिल्टर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि केवल घरेलू आरओ जो हम लगाते हैं, घरेलू यूज में आरओ का इस्तेमाल करते
हैं जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। इससे आप जल को कुछ हद तक स्वच्छ कर लेते हैं, लेकिन जल में जो अनेक प्रकार के लाभदायक जो यौगिक या तत्व होते हैं उनके भी पृथक हो जाने पर हमारे अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। खून की कमी, जैसे आयरन हमारे शरीर के लिए खासकर जो घर की बिटिया होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, आप सभी बच्चों इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन को ग्रोथ करता है, और आयरन की जब कमी हो जाएगी हमारे जल के माध्यम से या भोज्य पदार्थों के माध्यम से, तो हमें पाचन संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं, खून की कमी भी हो सकती है। इसीलिए आयरन की गोलियां जो हैं गर्भस्थ महिलाओं को दिया जाता है। आयरन फिल्टर हो सकता है। कई जगहों पे आप देखेंगे, सोनभद्र हुआ, साथ में कौशाम्बी हुआ, पीलीभीत हुआ, बलिया का दियर क्षेत्र हुआ, जहां पर जिन जिन रासायनिक तत्वों की अधिकता है जिससे शरीर पे अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले रासायनिक जो तत्व हैं उनके विषय में आप जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया से हमारे जल में अगर इसकी मात्रा 0.05 मिलीग्राम से अगर ज्यादा होती है प्रति लीटर में, तो आर्सेनिक के प्रभाव से यह कारण बनता है आर्सेनिकोसिस। बीमारी को जन्म देता है, जिसे हम साधारणतः भाषा में त्वचा कैंसर भी कह सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? त्वचा कैंसर। इसी तरह एक तत्व होता है जिसे फ्लोराइड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोराइड। इससे जो है फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, जो हड्डी संबंधी रोग होता है, फ्लोरोसिस। इससे क्या होता है? फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। यह आर्सेनिक सबसे घातक होता है, और इसको आप रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ लगाकर, घरेलू आरओ के माध्यम से, चाहे एक्वागार्ड हो चाहे कोई भी हो, आप इसे फिल्टर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सरकार का यह प्रयास होता है कि आर्सेनिक रिमूवल और फ्लोराइड रिमूवल, आयरन रिमूवल जो संयंत्र होते हैं उनके माध्यम से इसे फिल्टर किया जा सकता है। और इसका प्रभाव अगर आपको देखना है तो गौतम बुद्ध नगर में सलारपुर, बिसरख, लाल कुआं जैसे ऐसे स्थान हैं जहां पे कैंसर के मरीज केवल पाए जाते हैं। जल के रासायनिक संदूषण के कारण उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब आप यह जानिए, इसी तरह घातक होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा होगा तो खासकर यह बीमारी होती है ब्लू बेबी। क्या होगी? ब्लू बेबी बीमारी के रूप में। ज्यादातर यह बीमारी बच्चों को प्रभावित, नवजात शिशुओं को प्रभावित करती है। और नाइट्रेट की मात्रा जब 45 ml प्रति लीटर से ज्यादा जल में अगर यह
मिश्रित है। जैसा कि हम देखते हैं कि जल स्रोतों के आसपास जानवरों को बांधना, खास में गोबर या जानवरों का मलमूत्र फैला होना, इससे जो है हमारे जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ती है। अब चर्चा हम करेंगे आर्सेनिक की पहले, क्योंकि पहले नंबर पे ये है, दूसरा फ्लोराइड है, तीसरा नाइट्रेट है, और भी तत्वों की चर्चा हम करेंगे। क्योंकि यह इतना छोटा विषय नहीं है, इस पर चर्चा निरंतर रूप से होती रहेगी। आर्सेनिक होता कैसे है? आर्सेनिक खासकर नदी घाटियां, झील, जो तलहटी में, पहाड़ियों के इन साइड में, आउटसाइड में जो झील होते हैं, और नदी का दोआबा, जहां से नदियां दो भागों में बढ़ती हैं, वहां आर्सेनिक की अधिकता, इसे संखिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसी से त्वचा कैंसर होता है। और खासकर जो पेस्टिसाइड हैं, कीटनाशक जिनको कहा जाता है, ऐसी फैक्ट्रियों के जो अवसाद होते हैं, वेस्टेड वाटर के रूप में निकलकर नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, और उन जल स्रोतों का या उनके समीप जो जल स्रोत स्थापित किए जाते हैं, उनसे निकलने वाला जो, जिसे हम पेयजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसमें आर्सेनिक की मात्रा अगर बढ़ती है तो निश्चित तौर पे मानिए कि हम त्वचा कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। और इसका सीधा उदाहरण है एनटीपीसी, जो ग्रेटर नोएडा में है, उसके बगल का गांव सलारपुर, जिस गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग आर्सेनिक से ग्रसित हैं और त्वचा कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। अब आगे की चर्चा फ्लोराइड। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। इसमें 3 तरह का फ्लोरोसिस होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, और आज का विषय यहीं पे विराम किया जाता है। आगे की चर्चा बृहद रूप से होती रहेगी, और इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान इसलिए देंगे क्योंकि कहा जाता है कि जल है तो कल है। आने वाली पीढ़ी और हमारा देश भी इस बात को महसूस करे कि क्यों नदी घाटी सभ्यता के नाम से हमारे देश को जाना जाता है, और नदियों से ही हमारा जीवन, कोई भी सभ्यता फलती फूलती है। इस बात को ध्यान में रख के जल की एक एक बूंद बचाएं, आने वाला कल बचाएं। धन्यवाद।